जनवरी सीरीज के दूसरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। मिड कैप स्मॉल कैप निचले स्तरों से थोड़ा सुधरे। फार्मा आईटी एफएमसीजी शेयरों में रही खरीदारी। इंडस्ट्री लीडर्स के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्री बजट मुलाकात। सीआईआई की सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग। 20 लाख तक सालाना आमदनी वालों का इनकम टैक्स कम करने की भी की वकालत। अदानी विल्मर जेवी में 13% हिस्सा बेचेगी। कंपनी नवी मुंबई एयरपोर्ट पर कमर्शियल वैलिडेशन टेस्ट पूरा होने से अदानी इंटरप्राइजेज में रही जोरदार तेजी। शेयर 6% से ज्यादा उछलकर बना वायदा का टॉप गेनर। ब्रोकरेज भी हुए बुलिश। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने किया पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च। दिल्ली में पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 देने का ऐलान। बीजेपी ने योजना को बताया हवा हवाई। पटना में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी। मुख्य सचिव से मिला बीपीएससी छात्रों का डेलीगेशन। बिहार बंद का कई जगहों पर असर। किसान संगठनों का पंजाब बंद। अमृतसर और मोहाली में जुटे किसान संगठन के लोग। पंजाब के शंभू बॉर्डर के रेलवे ट्रैक पर जुटे किसान प्रदर्शनकारी। 160 ट्रेनों पर असर। और मेलबर्न टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने 184 रनों से दी मात। सीरीज में भारत 2-1 से पीछे। यशस्वी जायसवाल ने 84 रन की पारी खेली। आइए शुरुआत करते हैं आज के बाजार के साथ। जनवरी सीरीज के दूसरे दिन आज बाजार में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी हालांकि आखिर में गिरावट के साथ बंद हुए और वो भी बड़ी गिरावट के साथ। सेंसेक्स 451 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 169 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने निचले स्तरों से सुधार कर क्लोजिंग ली है। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, आज भी बाजार एक तरह से रोलर कोस्टर दिन की तरह रहा। फिर भी इस दिन में कौन से स्टॉक थे जो मजबूत नजर आए और कहां कमजोरी दिखी? तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार के अंदर हमें काफी ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिला। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में तो जो बुल्स थे वो हावी थे, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते जो बाजार में है बियर्स हावी हो गए। अब देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस हफ्ते इस आज के दिन हमें किस तरीके का देखने को मिला। निफ्टी की बात करी जाए तो अडानी इंटरप्राइजेज में करीबन 8% का इजाफा आया। साथ ही साथ टेक महिंद्रा करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। HCL टेक में 2% और इंडसइंड बैंक भी करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में नाम आता है सबसे पहले हिंडाल्को का, जहां पे 2% की कमजोरी। टाटा मोटर्स 2.5%, ट्रेंड 2.5% और बीएल में भी करीबन 0.25% का डाउनसाइड मोमेंटम रजिस्टर किया गया। मिड कैप में देखते हैं कैसा एक्शन देखने को मिला। आईरीडा करीबन 11% की अपसाइड के साथ आज बंद हुआ है। आईजीएल में भी करीबन 0.5%, ल्यूपिन 4% और वोडाफोन आइडिया भी करीबन 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में सबसे पहला नाम है मिड कैप के अंदर भारत डायनेमिक्स का, जहां पे 8% का डाउनसाइड देखा गया है। सोलर इंडस्ट्री 0.7%, हिंदुस्तान जिंक में 5% और सुंदरम फाइनेंस भी करीबन 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। जी धन्यवाद। 2005 में कौन से सेक्टर्स चलेंगे, इसको लेकर कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्डा ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत की। इस दौरान गुरमीत चड्डा टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी पर बुलिश दिखे। दो तरीके से प्ले कर रहे हैं, एक तो जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन। जनरेशन में हमारे पास टाटा पावर है, थोड़ा बहुत एक्सपोजर हमारे पास एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन में भी था। उसके अलावा हम और भी जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, उसको भी हमारे रेफरेंस लिस्ट में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वहाँ पे। उसके बाद हमारा जो बड़ा फोकस है, जहाँ हमने थोड़ा पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा बनाया है, वो ट्रांसमिशन स्पेस पे बनाया है। उसमें हमारे पास पावर ग्रिड है। हमने कुछ स्पेशलिस्ट ट्रांसफार्मर कंपनीज भी ऐड करी हैं जो लोकोमोटिव्स को पावर करती हैं, खाली सिर्फ एनर्जी फोकस नहीं है। जैसे हिंद रेक्टिफायर है। केबल्स एंड वायर्स में हमारे पास पॉलीकैब और केआई इंडस्ट्रीज रहा है पोर्टफोलियोज में। और हम लेवल 2 लेवल 3 जाके देख रहे हैं कि हमें कुछ और कंपनीज अगर ट्रांसमिशन स्पेस में मिलती है तो उसमें एक्सपोजर लेना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी थीम है जनरेशन। और आप देखिए अभी एमएनएम ने एक सब्सिडरी फ्लोट करी है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। हर और बहुत कैपेक्स हुआ है। इंडिया के जो भी बड़े
कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सबका क्लीन एनर्जी का अगर आप कैपेक्स देखें पिछले 2-3 साल का, तो ये सबसे बड़ा कैपेक्स है शायद कई सालों में। तो ऑब्वियसली अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे रिलायंस एज़ एन एनर्जी प्ले मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, और हमने देखा है रिलायंस का जब भी एक अंडर परफॉर्मेंस का पीरियड आता है और जब उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती है, पहले जब कैपेक्स करते हैं तो अंडर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं तो रिटर्न बहुत लंबी आता है। मुझे लगता है वो भी हम एक लार्ज कैप में एक और पोजीशन इसमें ऐड करना चाहेंगे। बजट से पहले बैठकों का दौर जारी है। हो सकता है बजट में आपको सस्ते पेट्रोल डीजल के साथ साथ इनकम टैक्स में कटौती का तोहफा मिल जाए। आने वाले बजट में सरकार से इंडस्ट्री ने तो ये मांगे रख दी हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीआईआई और फिक्की के साथ बैठक की है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, काफ़ी सारी मांगे हैं, पेट्रोल डीजल में एक्साइज का कट, लोगों का इनकम टैक्स कट, कितनी उम्मीद लगाई जाए? देखिए, इस वक्त जो सरकार के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ है कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करना, यानी कि जो डिमांड गिर रहा है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए। उसके लिए आज इंडस्ट्री के साथ जो प्री बजट मीटिंग हुई वित्त मंत्री की, उसमें कई सारे ऐसे उपाय सुझाए गए जिसको अगर सरकार मान लेती है बजट में, तो जाहिर है कि पेट्रोल डीजल से लेकर इनकम टैक्स के मोर्चे पर आम आदमी को राहत मिल सकती है। खासतौर से अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो सीआई बॉडी ने सुझाया कि जो इस पर एक्साइज ड्यूटी है इसमें कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि 2022 से एक्साइज ड्यूटी में कोई कटौती नहीं हुई और पेट्रोल के दामों में करीब 21 रुपए और डीजल के दामों में करीब 18% जो है वो हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का है। लिहाजा इसमें कमी की जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 40% जो इंटरनेशनल क्रूड के दाम है वो गिर चुके हैं और इसमें सरकार ने अभी तक कोई कमी नहीं की है। दूसरा जो डिमांड रखा गया इंडस्ट्री की तरफ से, और ये डिमांड सभी की तरफ से थी, चाहे वो पीएचडी था, सीआईआई था, फिक्की थे, ये सभी लोगों ने कहा कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो आम आदमी की कमाई का ज्यादा हिस्सा खाने पीने में खर्च हो रहा है, लिहाजा उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बिल्कुल नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स में कटौती की जानी चाहिए, और वो भी कितनी, 20 लाख से नीचे जितने भी लोग कमाते हैं उनकी इनकम टैक्स में सरकार को कटौती की जानी चाहिए। ये एक बड़ी डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से देखने को मिली और इसके पीछे तर्क यही दिया गया कि अगर ऐसा होता है तो कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट करने में मदद मिलेगा। तीसरी मांग रखी गई कि जो खासतौर से रूरल एरिया है, खासतौर से इसमें पीएम किसान सम्मान योजना है, इसके अलावा जो मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम मांगी गई कि जो भी 267 रुपए का जो दिहाड़ी है मजदूरों की दी जाती है उसको बढ़ाकर 375 रुपए किया जाना चाहिए, और जो पीएम किसान सम्मान योजना में जो 6,000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ाकर 8,000 किया जाना। यानी कुल मिलाकर रूरल इंडिया में सरकार को और ज्यादा सीधे पैसे भेजने की जरूरत है, ताकि रूरल डिमांड जिस तरह से पिछले दिनों में जिसमें असर दिखा है और ज्यादा तेजी से बढ़े। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को और सपोर्ट देने की बात की गई, कैपेक्स बढ़ाने की बात की गई। ये तमाम डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से सरकार के सामने रखी गई। अभी जो दूसरी बैठक अभी जो चल रही है वो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के साथ चल रही है। जाहिर सी बात है हेल्थ और एजुकेशन सरकार के लिए भी एक प्रायोरिटी सेक्टर है, और यहाँ पर जो लोग रिप्रेजेंटेटिव आए हैं इस सेक्टर के, वो भी यही डिमांड कर सकते हैं कि जो इस हेल्थ और एजुकेशन में और खर्च बढ़ाए जाने की जरूरत है, और खासतौर से जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें कम से कम विकसित देशों में जो 9% के करीब खर्च किया जाता है जीडीपी का, उसको कम से कम जो अभी काफी कम है, 2% 3% के आसपास सभी सरकार खर्च करती है, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये तमाम आज प्री बजट बैठक जो वित्त मंत्री के साथ चल रही है उसमें तमाम इंडस्ट्री और जो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव है वो रख रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आलोक इस अपडेट के लिए। इस बजट में वित्त मंत्री से सीआईआई की क्या डिमांड है, इस पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट संजीव पुरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है आलोक प्रियदर्शी ने। प्री बजट मीटिंग के दौरान सीआईआई ने 2 बड़ी डिमांड रखी है, फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती और पर्सनल इनकम टैक्स में 20 लाख रुपए तक में टैक्स की राहत। सर, ये दो बड़े डिमांड है, इसके पीछे किस तरह के रीजंस आपने दिए हैं, क्या इसकी वजह है? नहीं, सिर्फ इसका मेन रीजन ये है कि इट विल इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, देयरफॉर बूस्ट कंजम्पशन, एंड विद दैट विल गो टैक्स बॉयंसी इटसेल्फ। दैट्स द फंडामेंटल आइडिया। जी, पर्सनल इनकम टैक्स में जो 20 लाख रुपए तक कटौती होगी वो उसके लिए फिर सरकार को अपना फिस्कल भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 20 लाख तक राहत देने की क्यों जरूरत है इस वक्त? इसलिए क्योंकि ये कंज्यूमर्स के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए, सो दैट कंजम्पशन कैन बी बूस्टेड, ये इसका कारण है। और हमने देखा है पास्ट में
कि जो मॉडरेशन होता है टैक्सेस में, उससे एक्चुअली टैक्स कलेक्शन कम नहीं होता. There's this Lafarge curve. Actually, it adds buoyancy into the economy. We have seen, despite what was the average rate of taxes pre-GST, what is it right now? Even other income tax rates have got reduced, but the revenues of the government have been buoyant. लास्ट सवाल सर कि फ्यूल पर जो आपने कहा कि 40% जो इंटरनेशनल क्रूड में कटौती हो चुकी है और 2022 से अभी तक कोई भी एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं, वो मेंटेन्ड है. ये इसकी कितने बड़ा रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ाने में? देखिए, जब इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो नेचुरली इट कंट्रीब्यूट्स टू कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, तो वो तो कनेक्टेड है डेफिनेटली. सो दैट इज द रीजन वी हैव सजेस्टेड दैट देयर कुड बी सम कट ऑन एक्साइज ड्यूटी व्हिच विल फाइंड रिलीफ टू कंज्यूमर्स. राइट, तो ये इंडस्ट्री की बड़ी डिमांड्स है और इनफैक्ट आज वित्त मंत्री और भी कई मुलाकातें दिन में करने वाली हैं बजट को लेकर, उसका भी अपडेट आपको लगातार देंगे. लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं. इंश्योरेंस रेगुलेटर के मुताबिक साल 2024 में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों ने मात्र 71% तक ही क्लेम सेटल किए हैं. आखिर ऐसा क्यों है और ये फिगर क्या बताता है? हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हैं बाकी डिटेल्स के साथ. असीम, 71% का सेटलमेंट रेशियो या परसेंटेज कैसे देखें इसे? इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने साल 2024 का हेल्थ इंश्योरेंस का डेटा जारी किया है. साल 2024 में इंश्योरेंस कंपनियों को 3 करोड़ के आसपास केसेस देखने को मिले. इसमें से उन्होंने 2 करोड़ 70 लाख केसेस सेटल किए. लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको 1,12,000 करोड़ रुपए के हेल्थ क्लेम्स, इंश्योरेंस क्लेम्स मिले थे. लेकिन इसमें से उन्होंने मात्र 71% यानी कि 84,483 करोड़ के ही केस सेटल किए. और खासतौर पे ये भी बता दूं कि जो इंश्योरेंस कंपनियां, उन्होंने 15,000 करोड़ इस तरह से जो उनको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा नहीं करती थी. और 11,000 करोड़ के क्लेम्स उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनके दस्तावेज जांच के बाद सही नहीं पाए गए थे. तो जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर इंश्योरेंस क्लेम का पे आउट किया है. और खासतौर पर कि जो ओम्बुड्समैन है जहां पर कि आप इंश्योरेंस की शिकायतें कर सकते हैं, उसमें भी शिकायतें लगातार बढ़ रही है. साल 2024 में वहां पर 34,000 के आसपास शिकायतें मिली, जिसके अंदर 6,000 शिकायतों को निपटा लिया गया है. यानी कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और इस कंपनी में भरते हैं तो ये डाटा आपके लिए जानना काफी अहम है कि इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से पे आउट क्लेम सेटलमेंट कर रही है. जी, बहुत शुक्रिया. बिहार में BPSC परीक्षार्थियों का आंदोलन जारी है. आज छात्रों का एक डेलीगेट ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है. मुलाकात के बाद डेलीगेट ने सदस्यों ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने हमारी मांगें सुनी है, लेकिन अभी तक मांग मानने पर कोई निर्णय नहीं हुआ है. जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती आंदोलन जारी रहेगा. वहीं BPSC अभ्यर्थियों के एक डेलीगेशन ने राज्यपाल से बातचीत की है, तो दूसरे ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों को अपनी समस्या बताई है. वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया है. वहीं बिहार बंद की वजह से आज जनजीवन प्रभावित रहा. रेल और सड़क यातायात काफ़ी प्रभावित हुए हैं. रविवार को हुए हंगामे और लाठीचार्ज के बाद इस मामले में प्रशांत किशोर समेत 600 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. प्रशांत किशोर पर छात्रों को उकसाने का आरोप लगा है. दिल्ली चुनाव पर पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही हैं. आम आदमी पार्टी एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रही है. आज दिल्ली के पूर्व CM और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लॉन्च किया. इस योजना के तहत दिल्ली में ग्रंथी और पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपये मिलेंगे. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा और केजरीवाल ने ऐलान किया है कि इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से की जाएगी. पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है. लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर. कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा.
ईवीटोल यानी एयर टैक्सी के उड़ने में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन 2025 में भारत में इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। विमानन मंत्रालय इसके लिए जल्द ही टेस्टिंग ग्राउंड तैयार करने जा रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, एयर टैक्सीज पर क्या अपडेट है, कब तक हम इन्हें फ्लाई करता हुआ देखेंगे? जी, एयर टैक्सी हालांकि अभी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जाने वाला है। इसको लेकर विमानन मंत्रालय एक सैंड बॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है। आम भाषा में कहें तो ये एक साझा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहां अलग अलग कंपनियां आके रिसर्च कर सकेंगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकेंगी, टेस्टिंग कर सकेंगी। इसके लिए 2 राज्यों गुजरात और आंध्र प्रदेश ने ज़मीन देने की बात भी कही है। और साथ ही जो तमाम कंपनियां इस वक्त काम कर रही हैं, भारत में ई प्लेन कंपनी है, इसके अलावा सरला एविएशन है, इसके अलावा आप आर्चर एविएशन भारत में इंटरग्लोब के साथ मिलकर शुरू करने वाला है। ये तमाम जो कंपनियां हैं, इन तमाम कंपनियों को फैसिलिटी दी जाएगी, वर्टीपोर्ट मुहैया करवाया जाएगा, जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो मुहैया करवाई जाएगी और इस पर कुछ समय तक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये एक ऐसा ग्राउंड होगा जहां कंपनियां खुल के अपना एक्सपेरिमेंट कर सकेंगी, क्योंकि फेलियर का कोई डर नहीं होगा। कहीं पब्लिक प्लेस में जो एयर टैक्सी है उसको जाने का खतरा नहीं होगा। ये एक रेगुलेटरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होगा जहां पे ये काम होगा। और इसके बाद इसके जो नतीजे आते हैं अगले साल यानी कि 2026 में हम इसका रेगुलेशन बनता हुआ देखेंगे। ग्लोबली अगर हम कहें तो फ्रांस में एक इस तरह का एग्जाम्पल है जहां पे इस तरह का सैंडबॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। और अगले कुछ महीनों में 2025 में हम भारत में भी टेस्टिंग फैसिलिटी बनता हुआ देखेंगे और इसके बाद 2026 में इसको लेकर नियम लाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए। साल 2024 खत्म होने वाला है और नया साल 2025 शुरू होने से पहले बाजार में भारी छूट का माहौल है। चाहे आप ब्रांडेड कपड़े खरीदना चाहते हो, नए जूते हों या घर के लिए कुछ खास सामान का प्लान हो, ये सबसे सही समय हो सकता है बेहतर छूट के साथ सामान खरीदने का। साल के आखिर से पहले लगभग सभी ब्रांड्स आपको जबरदस्त डिस्काउंट दे रहे हैं। लिवाइस की जीन्स पर 40% तक की छूट है, तो बाटा के जूतों पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। प्यूमा और एडिडास जैसे बड़े ब्रांड भी 40 से 50% तक की छूट दे रहे हैं। वुडलैंड के जैकेट्स और जूतों पर 30% की छूट मिल रही है। महिलाओं के लिए बीबा पर फ्लैट 50% डिस्काउंट का ऑफर है। ऑनलाइन बाजार की बात करें तो आजियो के रेड हॉट सेल में फैशन आइटम्स पर 50 से 90% तक छूट मिल रही है। मिंत्रा के ईयर एंड बैश में 40 से 80% तक के डिस्काउंट ऑफर से। साल का अंत है और नए साल के स्वागत की तैयारियां, ऐसे में बाजार भी कंज्यूमर्स को लुभाने के लिए कई सारे एक्साइटिंग ऑफर्स और डिस्काउंट्स लेकर आया है। इस वक्त आपको लगभग सभी ब्रांड्स पर अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। अगर आप मॉल में जाकर खरीदारी करना पसंद करते हैं तो नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में ईयर एंड ऑफर में 60% तक की छूट के साथ सामान उपलब्ध है। नेक्सस सिलेक्ट सिटी वॉक अपने सभी मॉल्स में असली हैप्पीनेस वाला सेल में 50% तक की फ्लैट छूट के साथ कई इनाम जीतने का मौका लेकर आया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी डिस्काउंट की बहार है। सही टाइम है शॉपिंग करने का, बिकॉज ईयर एंड है, न्यू ईयर स्टार्ट करने वाले हैं, तो न्यू क्लोथ्स, new winter clothes, everything is very nice. Bought some shoes, couple books. It's been great. I've bought shoes, books. Yeah, I bought a couple of pairs of shoes and a book. Yeah. Thank you. तो नए साल से पहले अगर डिस्काउंट वाले बाजार में शॉपिंग करना चाहते हैं तो सही समय अभी है। रोहन सिंह, दिल्ली। नए साल का स्वागत स्वैग से करने के लिए आप तैयार हैं? अगर नहीं तो रुकिए, एक दिन में भी पार्टी का प्लान करके आप न्यू ईयर पर धमाल मचा सकते हैं। पर कैसे, इस पर कंज्यूमर अड्डा में आज चर्चा करेंगे। और नया साल पार्टी धमाल 2025 साथ होंगे सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब और कुछ शानदार पार्टी आइडियाज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में भारत को हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 184 रनों से हार गई है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 340 रनों का लक्ष्य दिया था दूसरी पारी में, लेकिन भारतीय टीम आखिरी पारी में 155 रन ही बना सकी। हार के बाद टीम 5 मैचों की सीरीज में अब 2-1 से पिछड़ गई है। सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में 3 जनवरी से होगा।
इसरो आज अपने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पाडेक्स मिशन को लॉन्च करेगा। श्रीहरिकोटा से रात करीब 10 बजे PSLV C-60 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। इसरो के यूट्यूब चैनल पर आप इसे लाइव भी देख पाएंगे। मिशन में 2 छोटे अंतरिक्षयान शामिल होंगे। इस मिशन के जरिए ये दोनों स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की निचली कक्षा में डॉक करने की कोशिश करेंगे। 2 अंतरिक्षयानों को जोड़ना स्पेस डॉकिंग कहलाता है। मिशन अगर सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। साउथ कोरिया में रविवार को एक भीषण विमान हादसा हुआ। हादसा इतना खतरनाक था कि प्लेन में सवार सभी 181 लोगों में से केवल 2 ही लोग जिंदा बच पाए। जेजू एयरलाइंस का विमान 7C2216 बैंकॉक से 175 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर मुआन पर लैंड कर रहा था। तभी रनवे से फिसल गया और कंक्रीट की दीवार से जाकर टकरा गया, जिसके बाद विमान में आग लग गई। लोग इतनी बुरी तरह झुलसे कि मात्र 65 लोगों को ही पहचान की जा सकी है। इस भयावह हादसे के बाद दक्षिण कोरिया सरकार ने 4 जनवरी तक राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड अपना कहर बरपा रही है। पहाड़ों पर जारी भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में तो मानो घाटी ने बर्फ की सफ़ेद चादर ही ओढ़ ली है। पेड़ों से लेकर मकानों पर बर्फ की मोटी परत जमी है। वहीं हिमाचल प्रदेश का भी हाल जुदा नहीं है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर है, जिससे हिमाचल पहुंचे सैलानियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी भी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा लुढ़कने से वहां भी ठिठुरन काफ़ी है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं शीतलहर का प्रकोप है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए है कमॉडिटी कॉल। नमस्कार।